Hello all, welcome to our channel. Today we are going to study directing the 7th chapter of business studies, and this chapter is very important, not from the perspective of the content, rather it is very important from the perspective of weightage in your examination. Now what the directing is, थोड़ा सा मैं आपको एक प्रीव्यू दे दूं। जैसे आपने सुना होगा कि मूवी में जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज़ मिस्टर एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो मूवी को बनाता है कि कैसे मूवी बननी है, क्या स्टोरी लाइन होगी, हु विल बी द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, किस एक्टर को क्या काम करना है, कौन सा एक्टर कहाँ पे क्या बोलेगा, कब बोलेगा, डायलॉग क्या होंगे, सॉन्ग्स कब होंगे, म्यूजिक कैसा होगा। सो एवरीथिंग ही डिसाइड्स। तो अकॉर्डिंग टू हिज mind, the common objective, that is they are trying to get make a movie, जो भी वो मूवी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बनती है। ठीक है, सिमिलरली इन द बिजनेस में भी हमारा एक कॉमन गोल होता है कंपनी का, और उसमें हमारे डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं जिनको डिफरेंट सेगमेंट और डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, जो भी उनको दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम को फिनिश अप करते हैं, सो दैट द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अटेन। नाउ दिस इज डायरेक्टिंग, मतलब हर मैनेजर जो है एक प्रकार का डायरेक्टर है और वो डायरेक्ट करता है कि कौन कब क्या कैसे कितना काम करेगा और कब तक करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये डायरेक्टिंग में आती है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग ऑल अबाउट, डायरेक्टिंग होती क्या है एक्चुअली में, डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग जो होती है, दिस इज बीइंग डन बाय एवरी मैनेजर, राइट। सो एवरी मैनेजर डूइंग दैट। नाउ व्हाट इज दैट, ये होती क्या है, ये होती है गाइडिंग। आप क्या करते हैं, गाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको काम करने के लिए बताते हैं। ठीक है, मोटिवेट करते हैं। इफ समवन इज नॉट फीलिंग गुड तो आप क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और क्या करते हैं, लीड करते हैं। दैट इज यू आर गिविंग एग्जांपल दैट हाउ टू गो अहेड विद द वर्क। सो directing is the process of guiding, instructing, coaching, motivating and leading the employees so that the common goal of the organization can be attained. So this is called directing. ये आपका concept होता है directing का कि every manager whomsoever his subordinates are, वो उनको guide करता है, instruct करता है, motivate करता है, coach करता है, lead करता है, so that the objective of his department, his segment can be achieved, and that is how the common goal of the organization can be achieved, right? Now ये डायरेक्टिंग जो होता है, इसके बिना बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले दिस इनिशिएट द एक्शन। व्हाई सो, आई एम सेइंग इट इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द पीपल, राइट। ये क्या करता है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और उनको गाइड करता है। सो इट इनिशिएट एक्शन। ठीक है, लोगों को मूवेबल स्थिति में लेके आता है, लोगों को काम करवाने के लिए पुश करता है। सो दिस इनिशिएट एक्शन। विदाउट डायरेक्टिंग यू कैन नॉट गो अहेड विद एनी अदर फंक्शन। परवेसिव फंक्शन, और ये क्या होता है, परवेसिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, आप चाहे टॉप लेवल पे हैं, चाहे आप मिड लेवल पे हैं, ठीक है, या आप लोअर लेवल पे या ऑपरेशन लेवल पे हैं, हर लेवल पे ये आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग जो प्रोसेस है वो काम करती है और इसको यूज करना पड़ता है आपको। हर मैनेजर को, चाहे वो टॉप लेवल का होगा तो उसे मिड लेवल मैनेजर से काम करवाना पड़ेगा, मिड लेवल मैनेजर होगा तो उनको लोअर लेवल मैनेजर से काम करवाना पड़ेगा, लोअर लेवल को अपने जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनसे काम करवाना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग जो होती है हर जगह पे होती है, चाहे आप किसी भी स्तर पे चले जाओ, चाहे आप टॉप लेवल पे जाओ, मिड लेवल पे जाओ या ऑपरेशन लेवल पे जाओ। ठीक है, ग्रिड लाइन के किसी भी लेवल पे आप जाओगे आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग जो होता है की फंक्शन होता है हर मैनेजर का। नाउ व्हाट आर द फीचर्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये हमेशा कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस कैसे होती है, क्योंकि आप एक ही दिन में डायरेक्टिंग नहीं कर सकते। डायरेक्टिंग मीन्स
you are guiding the people, you are coaching the people, you are instructing the people, right, you are motivating the people। एक दिन गाइड करने से थोड़ी काम हो जाएगा, या एक ही दिन अगर आप कोच करते हो किसी को काम सिखा दोगे पूरा सीख जाएगा, या जैसे आपको कोऑर्डिनेशन भी करना है, जैसे आपको गाइड करना है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना है, तो जैसे मान लो एक दिन ए नहीं आया तो आपको बी को कहना पड़ेगा कि आपको ए का भी काम करना है, दूसरे दिन मान लो बी नहीं आया तो आपको ए को बताना पड़ेगा कि आपको बी का काम करना है, और तीसरे दिन लगता है डी या ई नहीं आया कोई, सो आपको ये सब जो है कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा साथ में, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसको मोटिवेशन की जरूरत है, किसको गाइडिंग की जरूरत है, ठीक है, किसको लीडिंग की जरूरत है, किसको मुझे दिखाना है काम करके कि कैसे काम होता है। सो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो कि आपका रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है ऑन डेली बेसिस, ठीक है, ये डेली बेसिस पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और खत्म हो गया। देन कम्स फ्लो डाउनवर्ड्स, और हमेशा जो आपका डायरेक्टिंग होती है, डायरेक्टिंग जो होती है, अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, मैं किसी को कोच कर रहा हूँ, तो मैं अपने से ज्यादा समझदार किसी आदमी को गाइड थोड़ी करूंगा, मैं हमेशा जो करूंगा अपने से लोअर सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, सबऑर्डिनेट, ये कोई रियल लाइफ का फिलॉसफी नहीं है, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, ये आप उनको गाइड करते हैं, ठीक है, उनको आप गाइड करते हैं, उनको आप कोच करते हैं, उनको आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जो आपके लोअर लेवल के एम्प्लॉय होंगे उनको ही आप करेंगे। सो हमेशा जो आपका डायरेक्टिंग होता है वो हमेशा लोअर लेवल की तरफ को जाता है, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट, और इसमें हमेशा ह्यूमन एलिमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी मशीन को गाइड नहीं कर सकते, किसी मशीन को मोटिवेट नहीं कर सकते ज्यादा काम करने के लिए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, राइट, जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं आपके, उनको आप क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है, मोटिवेट करने से जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत अच्छा बूस्ट अप फील करता है और वो अच्छा काम करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिवेट द पीपल सो दैट दे कैन गिव मोर देन 100%, एटलीस्ट 100% तो अपना दें जितना वो होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी अगर आप खेलते हो तो जो कोच होते हैं वो हमेशा बूस्ट अप करते रहते हैं एम्प्लॉय, जो प्लेयर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छा खेले और अच्छा खेलें जितना वो खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो ह्यूमन एलिमेंट है वो इन्वॉल्व होता है, जो आपका डायरेक्टिंग है इसमें आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एट ऑल, हम इसे करते ही क्यों हैं, क्यों हमारा मैनेजर जो है इस काम को करता है? इट इनिशिएट द एक्शन टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स वर्क, जो हमारा काम होता है एम्प्लॉय को काम करवाने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है, बिकॉज हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर उसको काम नहीं आता है तो उसको गाइड करते हैं, अगर वो मेंटली ही इज नॉट फीलिंग वेल तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, कोचिंग करते हैं उसकी, ठीक है, और कई बार क्या होता है उनको लीड करना पड़ता है कि इस प्रकार से आपको काम करना है या दिखाना पड़ता है। सो दिस इज द वे हाउ द डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन, ठीक है, आपका काम की शुरुआत करता है एक्चुअली में ये। सेकंड है इट इंटीग्रेट्स द इंडिविजुअल एम्प्लॉय एफर्ट्स, तो अब ये क्या करता है, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, जितने भी आपके एफर्ट्स होते हैं, जो आपके डिफरेंट एम्प्लॉय होते हैं, राइट, लेट से ए है, बी है, सी है, ये डिफरेंट काम कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, जो कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है उसके ग्रुप गोल को आप अचीव कर पाए, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है सारे एफर्ट्स को। जो आपके ऊपर जो मैनेजर होगा वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करेगा, जो उससे ऊपर होगा वो डिफरेंट सेगमेंट को करेगा, जो उससे ऊपर होगा वो उन सबको करेगा, तो ऐसे ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, ठीक है। देन इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद द चेंजेस, अब ये क्या होता है, जो भी हमारे चेंजेस आते हैं, पीपल आर प्रोन टू रेजिस्ट चेंजेस, हमेशा जो लोग होते हैं ना, जो चेंज के लिए वो रेजिस्ट करते हैं, वो चेंज को पसंद नहीं करते हैं, किसी भी चेंज को लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, वो जो, क्योंकि वी आर हैविंग द कंफर्ट लेवल वट एवर इज गोइंग थ्रू आवर लाइफ, जो भी हमारा चल रहा होता है हम सोचते हैं ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, कम से कम मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चेंज लाने की कोशिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो पीपल रेजिस्ट टू दैट चेंज,
तो हमारे जो लीडर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि उनको पहले इंस्ट्रक्ट किया जाए, फिर उनको गाइड किया जाए कि भाई चेंजेस से क्या फायदा होना है, फिर उनको कोच किया जाए कि भाई चेंजेस जरूरी हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारे जो आपके जो पीयर्स है, कंपटीटर्स हैं, वो आगे निकल जाएंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, मेंटली उनको इस प्रकार से गाइड किया जाता है कि वो पॉजिटिव सोचें, ठीक है, उनको लीड किया जाता है। तो दैट इज व्हाई योर डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे क्या होता है, जब किसी भी एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आप मोटिवेट करते हैं, आप उसको गाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव सोचने लगता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इससे क्या होता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, ठीक है, हम उसको रिटेन कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर वो रिटेन कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वो काम करता है, जिससे क्या होता है, हमें if somebody is working on a particular department and a particular place, so what happens, he becomes the expert of that and we get the benefit of the specialization and the person's ability, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसको रिटेन कर पाते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इस प्रकार से जो आपका डायरेक्टिंग है वो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को और बैलेंस बनाए रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज हाउ द डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट वी हैव सर्टेन बेनिफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट हमारे को मिलते हैं, ठीक है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब जो डायरेक्टिंग है, जब आप मैनेजर बन जाओगे या कोई भी मैनेजर होता है, ठीक है, ही फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें से अधिकतर तो आपने जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े हैं, क्योंकि एक मैनेजर जो होता है उसको प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। ये आपका जो दिया हुआ है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एवरी एम्प्लॉय यू नीड टू बी वेरी इम्पार्शियल, राइट। आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है अगर आप एक मैनेजर बन जाते हैं, या कोई भी अगर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में, what he has to do, all the people, let's say A B C D alpha beta gamma, जो भी वहां पे है n number of people, you have to be very impartial, right, and you have to see that who is doing good work, who is not doing good work, or who can do good work but not able to do that। तो आप उनको क्या करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको कोच करेंगे, ठीक है, आप उनको सुपरवाइज करके आप उनके लिए ट्रेनिंग्स निर्धारित करेंगे कि कौन सी ट्रेनिंग हम इनको दे दें, सो दैट ही बिकम्स ट्रेन्ड एंड ही इज डूइंग गुड जॉब एंड हिज प्रोडक्टिविटी गोज हाई। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हर एम्प्लॉय जो है अपना मैक्सिमम योगदान ऑर्गेनाइजेशन में दे पाए। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं जितने भी हमारे, जैसे एम्प्लॉय किसी एक मैनेजर के लिए है, ठीक है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जितने भी हमारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जैसे आपका क्रूड ऑयल होता है तो डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं आपकी, ठीक है, या जितने भी हमारे सेगमेंट हैं, अगर हमारा जो बिजनेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, लाइक से रिलायंस की तरह या आईटीसी की तरह या लार्सन एंड टूब्रो की तरह, तो जितने भी हमारे सेगमेंट हैं उनके सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो म्यूचुअली आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक का ही फायदा हो और बाकियों का फायदा ना हो। तो हमें इस प्रकार से मैनेज करना है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, then employees should also get the benefit out of that. Their salary should increase, they should get the bonus, they should get the hike, right? If the organization is growing, they should get the promotion etc. तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक ही चीज पे हमारा ज्यादा ध्यान हो। यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड का है, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा हो, ठीक है, एक ही बॉस हो। जो एक एम्प्लॉय लेट से बी है या सी है या डी है, तो इसको एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिफरेंट बॉस से ऑर्डर मिलेंगे सो ऑब्वियसली क्योस होगा। यू विल नॉट बी एबल टू, एज एन एम्प्लॉय यू विल नॉट बी एबल टू
जस्टिफाई कि मैंने किसका काम किया और किसका नहीं किया, या ए का काम किया और बी का काम नहीं, किसी जो दूसरा मैनेजर है उसका काम क्यों नहीं किया, या बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है, आपको भी समझ में नहीं आता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है एक मैनेजर कहे इस मेथड से काम करो, दूसरा कहे नहीं दूसरे मेथड से काम करो। सो यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी देयर, एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, राइट। एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक, अब आपको क्या करना है, जब भी आप डायरेक्टिंग करेंगे तो आप एक एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करिए, ठीक है। सो जो आपकी डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं उनका उपयोग करिए और डायरेक्टिंग कीजिए। हमने आपको पढ़ाया था ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, आपकी साइंटिफिक टेक्निक है या आपकी डिफरेंट टेक्निक्स अभी कम्युनिकेशन की आएंगी, लीडरशिप की आएंगी और आपकी मोटिवेशन की आएंगी। सो यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स। सो आपको वो टेक्निक जो है यूज करनी है जो कि इंडिविजुअल को सूट करे। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ये नहीं कि उसको आप डराएंगे कि और ज्यादा काम करो नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। लेकिन एक आदमी अगर जो है बिलो एवरेज है, वो काम नहीं कर रहा है या इनडिसिप्लिन है, ठीक है, इनडिसिप्लिन है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप करेक्टिव एक्शन प्लान देंगे, यानी कि एक प्रकार की आप उसको बोलेंगे, क्या कहते हैं, आप उसको एक प्रकार की वार्निंग देंगे कि अगर आप सही अपने को नहीं करते हैं, ठीक है, या डिसिप्लिन नहीं रहते हैं तो हम आपको अगली बार निकाल देंगे। तो इस प्रकार का आप दूसरे एम्प्लॉय के लिए दूसरी प्रकार की टेक्निक यूज करेंगे। सो समबडी हु इज गोइंग फॉर मनी, तो उसको आप पैसा देके उसकी सैलरी को हाइक करके उसको मोटिवेट कर सकते हैं। समबडी हु इज वेरी प्रोन ऑफ स्टेटस, जो अपने आप को थोड़ा सा शो ऑफ करने के उसमें रहता है, तो उसकी आप सैलरी कम रख के उसको आप डिफरेंट प्रकार के रिकॉग्निशन वगैरह, अवार्ड वगैरह भी दोगे, तो वो ही विल फील मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन अवार्ड। सो अलग अलग लोगों के लिए आपको अलग अलग टेक्निक जो कि सूटेबल हो वो यूज करनी पड़ेगी। मैनेजर कम्युनिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए मैनेजर, जो आप मैनेजर के रूप में आप काम करते हैं इन डायरेक्टिंग, योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, जो कि एम्प्लॉय को समझ में आ जाए, और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आप हर बार बदलते ना रहें अपने स्टेटमेंट से, ठीक है। और जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं एकदम क्लियर होना चाहिए, कि एम्प्लॉय को भी क्लियर होना चाहिए, और एक बार आप उनसे पूछ लें कि डिड यू गेट, आपको समझ में आ गया मैंने आपसे क्या करने को बोला है। सो देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट, और वो पूरा क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। जाओ काम करो, ऐसा नहीं जाओ ये वाला काम करो और इतना काम ये हो जाना चाहिए इस डेट तक। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज, एंड कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। एक बार आप पूछ लीजिए, आपको समझ में आ गया ना आपको क्या करना है और कितने दिनों में या कितने टाइम में करना है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैनेजर के रूप में अगर आप काम करते हैं या कोई भी मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन के आप काम करवा ही नहीं सकते। सो दीज आर द प्रिंसिपल यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर डूइंग डायरेक्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जो आपका डायरेक्टिंग है, ठीक है, जब हम बोलते हैं डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में आप क्या क्या करते हैं, वो किस किस चीज से बना है, वो आपकी 4 चीजों से बना होता है। एक होता है आपका सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन। एक आपका बना होता है मोटिवेशन, राइट। एक आपका बना होता है लीडरशिप, और एक आपका अभी जो हमने बोला है कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो होता है सुपरविजन। नाउ व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन यानी कि विजन जो है सुपर, जैसे मैं कहते हैं ना मैन, देन सुपरमैन हु इज हैविंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, सो दैट इज कॉल्ड सुपरमैन। सो सुपरवाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज और कीप एन आई ऑन द एम्प्लॉइज। तो ये क्या प्रोसेस होती है? ये प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो सुपरवाइजर होता है, ही इज ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटी और द वर्क विच इज डन बाय द एम्प्लॉय। वो आप पे एक आंख रखता है और देखता है कि क्या आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
कर रहे हो तो क्या काम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, देन ही विल डेफिनेटली आस्क यू द एक्सप्लेनेशन। सो ये आपका सुपरविजन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका सुपरवाइजर जो होता है ही विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन द वर्क विच इज बीइंग परफॉर्म बाय यू पीपल। देन कम्स द मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका सुपरविजन में इतना ही आता है डेफिनेशन, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन यू नीड टू नो। मोटिवेशन अभी इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। मोटिवेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय का जो मॉरल होता है उसको बूस्ट अप करने की ये प्रोसेस होती है, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। अभी डेफिनेशन में ये है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट ही कैन do justice to his talent and do the 100% as per the capability, ठीक है, ये आपका हो गया। एंड द थर्ड वन इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है आपकी, लीडरशिप इज द process of influencing the behavior of the people without making them compel। तो आप क्या करते हैं, एम्प्लॉइज का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, मेंटली उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो काम करने के लिए खुद ही तैयार होते हैं। दैट मीन्स वॉलंटरीली दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जो भी उनकी कैपेसिटी होती है उसका 100% काम करते हैं। सो इन द लीडरशिप दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट इन विच दे आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर विद द सबऑर्डिनेट एंड द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन कम्स द फोर्थ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसको भी हम बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में करेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ sharing what, views, thoughts, facts, information, etc etc। तो ये क्या होता है आपका नॉलेज। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग व्यूज, थॉट, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू द डिफरेंट पीपल। सो ये एक प्रोसेस होती है जैसे आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि चलो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। या मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, अपने आप क्लास टीचर को बताते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, राइट। यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम टुडे, ठीक है। या आप मैथ्स के टीचर को कहते हैं आई ऑलरेडी कवर्ड दिस चैप्टर, तो ये क्या है आपका, यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन और द फैक्ट दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। यू कैन मूव अहेड विद द अदर चैप्टर। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द व्यू, थॉट्स, फैक्ट्स और द इंफॉर्मेशन। या आप बोलते हैं कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ, किसी छोटे बच्चे से आप बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सो दिस इज फैक्ट, राइट। सो यू आर शेयरिंग द फैक्ट्स विद द small kid. So this is the way how the communication is done. तो communication process होता है, right, and these are the elements, these are the 4 element of your डायरेक्टिंग, ठीक है। इसमें से आपको सुपरविजन बस डेफिनेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। लीडरशिप में भी थोड़ा सा है लेकिन अभी हम इसको पढ़ेंगे। मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन वी हैव टू स्टडी इन डीप, राइट। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं इसमें से हमने पहला वाला तो कर लिया सुपरविजन, यू जस्ट गो अहेड विद द डेफिनेशन, राइट। अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला करना है मोटिवेशन। ना मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है एक्चुअली में, व्हाट इज मोटिवेशन। अगर कोई आपसे पूछे, मोटिवेशन इज द वर्ड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन अमेरिकी वर्ड दैट इज कॉल्ड मूवेयर, ठीक है, जिसका मतलब होता है मूव करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, जो मैं आपको कहता हूँ बूस्ट अप, स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। तो हम क्या करते हैं एज ए मैनेजर आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप स्टिमुलेट करते हो एक एम्प्लॉय को, ठीक है, या बूस्ट अप करते हो, ठीक है, बूस्ट अप करते हो उस एम्प्लॉय को काम करने के लिए, टू वर्क मोर और कंप्लीट। अगर वो नहीं कर
पा रहा है सही ढंग से तो उसे कंप्लीट करने के लिए, या अगर वो अच्छा है तो उसे और ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, या जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, ठीक है, जो भी आपका डिजायर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव है. सो इन बिजनेस a manager follows a process which stimulate or boost up the morale of the employee to work more or complete the desired task or objective. That process is called मोटिवेशन, राइट. मोटिवेशन आपका इंटरनल होता है. किसी भी अगर कोई आदमी मोटिवेट होना ही ना चाहे, अगर कोई बच्चा पढ़ना ही ना चाहे तो उससे टीचर कितना भी मोटिवेट कर ले वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है. सो ये इंटरनल एक आपका फैक्टर है. इट कैन नॉट सीन डायरेक्टली, इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है. ये आप लोगों के बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस से ही देख सकते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा है लेकिन नहीं कर रहा है तो मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि क्या वो मोटिवेट हो रहा है. अगर मान लो पहले वो 70% लेके आ रहा था और अब वो 90% 95% लेके आ रहा है और वो ज़्यादा रेगुलर हो गया है, छुट्टियाँ कम ले रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ही इज़ गेटिंग मोटिवेटेड. तो बाय हिज बिहेवियर, बाय हिज परफॉर्मेंस आई कैन सी द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, बट आई कैन नॉट सी कि भाई अंदर से वो मोटिवेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है. अब इसमें हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं, एक मैनेजर क्यों ही फॉलो करे, ठीक है, क्यों ही फॉलो करे मोटिवेशन का काम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटल होता है, बहुत ही ज़्यादा टायरसम होता है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. आपको हर आदमी यूनिक होता है, तो आपको उसको तरीके से समझना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा. सो बेनिफिट क्या होते हैं, improves इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को आप क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं तो क्या होगा, परफॉर्मेंस आपकी क्या होगी. जैसे मैंने कहा स्टूडेंट को करता हूं तो परफॉर्मेंस अब जाएगी 70% से वो 90% में चला गया, 95% में, तो उसका परफॉर्मेंस अप हो गया. एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है. और दूसरा स्कूल के लिए क्या हो गया, स्कूल वाले भी अपने दिखाएंगे, देखिए हमारा ये स्टूडेंट 95% इसने अचीव किया बोर्ड एग्जामिनेशन में. सो दिस इज द वे हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स reduces the absenteeism of the and the employee turnover. अब इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं, absenteeism. इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंटीज्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी आदमी नेगेटिव है, अगर आपने देखा हो ना कोई भी आपका दोस्त नेगेटिव है स्कूल के बारे में, तो वो क्या करता है, छुट्टियां बहुत लेता है. सिमिलरली आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर somebody इज फीलिंग नेगेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कभी वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, कभी उसका काम नहीं करेगा, कभी उसे लगेगा ज्यादा काम है तो वो आएगा ही नहीं, कभी उसको लगेगा वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो छुट्टी मार लेगा कि कौन परेशान हो. सो उनका एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा होता है. तो उनको लोगों को ऐसे नेगेटिव फैक्ट निकालने के लिए, दिमाग से नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जो कि पॉजिटिव थॉट्स आए, हम उनको बूस्टअप करते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं, जो कि उनके नेगेटिव सारे आइडियाज निकल जाएं. और दूसरा जो होता है, इसमें टर्नओवर वर्ड लिखा हुआ है. टर्नओवर का मतलब होता है आपका एट्रीशन. अब आपको दोनों ही वर्ड समझ में नहीं आए होंगे. एट्रीशन या टर्नओवर का मतलब होता है हाउ मेनी पीपल आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कि एक साल में आपके कितने लोग छोड़ के जॉब को चले जाते हैं. तो वो अगर पॉजिटिव है, कोई भी आदमी अगर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर के लिए पॉजिटिव सोचता है तो कभी भी नौकरी नहीं छोड़ेगा. गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि दे लाइक द जॉब, दे लाइक द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड. दैट इज वाई दे वर्क फॉर टिल द रिटायरमेंट. बट द प्राइवेट एम्प्लॉय, sometimes they are not satisfied with the salary, sometimes they are not satisfied with the manager, sometimes they are not satisfied with the work culture, sometimes they are not satisfied with the leave policy, sometimes they are not satisfied with the प्रमोशन एक्सेट्रा, हाइक, सैलरी हाइक एक्सेट्रा. तो वो क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं. तो आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है सो दैट वो पॉजिटिव बने रहें और ऑर्गेनाइजेशन में ना तो वो एब्सेंट हो और ना ही छोड़ के जाएं. बिल्ड्स द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. अगर आप सभी को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है आपका, ठीक है. और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में सभी लोग खुश रहते हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जब आप सभी लोग खुश होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. और अल्टीमेटली अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होता है, ठीक है. द नेक्स्ट इज हेल्प्स टू फुली यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज. और अगर आप किसी को पॉजिटिव रखते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी,
तो अल्टीमेटली क्या होता है आपका, आप ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका एम्प्लॉय क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है। और आप किसी मशीन से तो कितना भी काम ले सकते हैं, लेकिन मशीन से आप तभी काम ले पाएंगे जब उसको यूज करने वाला जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मोटिवेट या अच्छा फील करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मोबिलाइजेज द फिजिकल रिसोर्सेज। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेटेड है तो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज की हो या ह्यूमन रिसोर्स की हो, वो बहुत ऊपर लेवल पे चली जाती है और आपको उससे फायदा होता है। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चेंजेस होते हैं, अगर आप एक अच्छे लीडर के रूप में एम्प्लॉयज को, ठीक है, एम्प्लॉय को गाइड करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, तो दे ऑलवेज एम्ब्रेस द चेंजेस रादर देन रेजिस्ट इट। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, चेंज को पसंद करते हैं, उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन के ये आपके फायदे हैं। अब हम पढ़ते हैं, इसमें आपकी एक थ्योरी दी हुई है। एक हमारे बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु होते हैं जो आपके अब्राहम मैस्लो हैं आपके, या आपके हर्जबर्ग हैं, ठीक है, या आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं। जब आप एमकॉम में जाएंगे तो देयर आर मैकग्रेगर थ्योरी, मैस्लोस थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरी, हर्जबर्ग्स hygiene theory, then Gandhian theory, then there are number of theories which you are going to study. But in class 12th you have Maslow's need hierarchy theory. ये क्या कहता है, मैस्लोज, मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ पहले। मैस्लोज इसमें जो है ना आपका, ये मैस्लो की थ्योरी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दूं। ये कहता है कि मनुष्य जो है ना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, कहीं पे आपको जो मैं आपका डायग्राम बना रहा हूँ कहीं पे आपके ऐसा भी दिया होगा, आपके एनसीईआरटी में ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है सबसे पहले ह्यूमन की जो होती है ना साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिमांड जो होती है ना वो पूरी होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल डिमांड पूरी होनी चाहिए। जैसे आदमी प्यासा है तो उसको वाटर चाहिए, ठीक है, भूखा है तो उसको फूड चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, होम। ये सारी चीजें जो है फिजियोलॉजिकल हैं, उसको चाहिए। अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है और उससे आप कहें यार तो ऐसा कर डायमंड की रिंग पहन ले, वो क्या करेगा, डायमंड की रिंग का, तो भूखा मर जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स का होता है। तो ये कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भूखे को जो है कह दें ले भाई तेरे को हमने जो है 5 स्टार होटल में रख दिया बट खाना नहीं मिलेगा, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा भूखा। ठीक है, सो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी सेज दैट there are different steps of motivation of the employee by which any person gets motivated, and when those needs are fulfilled then only he goes to the next level। जब आपकी पहली नीड पूरी होगी तभी आप दूसरी नीड में जाएंगे। ठीक है, पहली नीड अगर पूरी नहीं होगी तो दूसरी नीड में आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं उनकी पहली नीड्स क्या होती है। तो उनकी पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, जो मैंने ऐसे आपका ग्रिड उसमें बनाया है। ठीक है, ये ग्रिड में आपको मिलेगा एनसीईआरटी में ग्रिड। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वाटर, शेल्टर, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, फूड, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। बेसिक सर्वाइवल नीड्स जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, फाउंडेशन, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। फिर आपकी होती है सेकंड, ये सब कुछ मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, 2 नंबर पे सुरक्षा चाहिए। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स का मतलब क्या है, आपको सेफ्टी, जॉब की सिक्योरिटी, जॉब की सेफ्टी। जब आप 40-50 के हो जाए तो आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, तो उस समय आपको क्या चाहिए, आपको जो आपकी एज से रिलेटेड आपकी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन रिलेटेड टू फिजिकल हार्म, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। जब आप रिटायर हो जाएं, ठीक है, तो आप कमाने लायक नहीं रह जाएंगे, 60 या 65 के बाद आपकी बॉडी उतना ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकती है, तो आपको कुछ मिलना चाहिए। तो ये आपकी जॉब सिक्योरिटी, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है आपका, जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल हार्म और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इसमें जो चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं आपकी जॉब सिक्योरिटी में, आपकी ये तो स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। दूसरा क्या होना चाहिए आपका, प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसे कहते हैं, प्रोविडेंट
प्रोविडेंट फंड आपका होना चाहिए, सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड ये होना चाहिए, ग्रेचुटी ग्रेचुटी होनी चाहिए, ठीक है। पेंशन, व्हाई द पीपल गोइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब प्रीवियसली, पेंशन अब तो खैर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में खत्म हो गई है, बट पेंशन के लिए लोग जाते थे कि जब हम कमा नहीं पाएंगे तो हमारे को पेंशन मिलेगी। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। देन जब सिक्योरिटी भी पर्पस भी पूरा हो गया, ठीक है, फिर आप क्या सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं एफिलिएशन नीड, सोशल एंड एफिलिएशन नीड। थर्ड आपकी क्या आ जाती है, सोशल एंड एफिलिएशन, यानी कि आपकी सामाजिक और आपकी जो एफिलिएशन से रिलेटेड है आपकी, ठीक है, यानी कि आप रिकॉग्नाइज कर पाएं। इसमें क्या होती है, बिलोंगिंग, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग कर पाएं, आपके दोस्त हों, ठीक है, जो आपको प्यार करें, आपका एक ग्रुप हो जिसमें आप क्या कहते हैं अपना शेयर कर सके, अपने दुख तकलीफें खुशी जो है, देखा होगा ना आपने, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं ऑफिस में, तो वो आपका सोशल एंड एफिलिएशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में कितना सोचता है, कितना आपका वर्क एनवायरनमेंट है। जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसमें एम्प्लॉय आके सीधा रिटायर होता है, जितने बेकार ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो सोशल एंड एफिलिएशन नीड, जहाँ पे लोगों को अपना समझा जाए, उन्हें लगे कि हाँ अपनापन है ऑर्गेनाइजेशन में। सो दीज आर द नीड यू हैव टू गो फॉर, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है जॉब इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये है आपका जॉब इन्वायरमेंट, आपका एक्सेप्टेंस, आपकी एक्सेप्टेंस कैसी है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट कितना दिया जाता है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। देन जब ये चीज पूरी हो जाती है फिर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आपने देखा होगा ना, जॉब मिल जाती है, मान लो पैसा मिल गया, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, सोशल एफिलिएशन हो गया, फिर आप कहते हैं ओए मैं तो आईपीएस हूँ, मैं आईएफएस में हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ अमेरिका वगैरह में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हूँ। तो आप क्या करते हैं, शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ में आपका क्या आता है, एस्टीम नीड्स, ये पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आप क्या है, आप जो है एबीपी बन गए, एस्टीम नीड्स होती हैं आपकी, आप एबीपी बन गए, ठीक है, और आप जा रहे हैं मेट्रो में, मान लो आप गुरुग्राम में जाते हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे यार मैं तो एबीपी हूँ लेकिन मैं मेट्रो में जाता हूँ, तो दोस्त आपके यहाँ से मेट्रो में जाते हो, ठीक है। या आप कहते हैं यार मेरे को तो वहां पे जो है ना क्या कहते हैं डेस्कटॉप मिला हुआ है, डेस्कटॉप मिला हुआ है, तो रादर यू वांट टू शो ऑफ कि नहीं मेरे को तो भाई मर्सिडीज मिली हुई है एंड आई हैव ए ड्राइवर, आई हैव ए शॉफर ड्रिवन कार, आई डोंट ड्राइव माई सेल्फ। भाई थक जाते हैं, मैं नहीं ड्राइव करता, शॉफर है अपना, वो आता है ले जाता है, ठीक है। आई हैव लैपटॉप विद मी, वेर एवर आई गो आई कीप विद मी एंड आई कैन वर्क फ्रॉम देयर, आई हैव मोबाइल फोन गिवन बाय द कंपनी। सो यू ट्राई टू बोस्ट ऑफ द थिंग्स with the organization which has been provided by the organization, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लोगों के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट जिससे आपको मिले, रिकॉग्निशन कि भाई शॉफर ड्रिवन कार है, बंगला मिला हुआ है, स्टेटस एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी जिससे आपको प्रेस्टीज मिल सके, ठीक है, वो आप करने की कोशिश करते हैं। देन कम्स द लास्ट वन, जब सब कुछ ही आपको मिल जाएगा फिर आप सोचेंगे कि एक्चुअली में करना क्या है, इसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कई बार आपने देखा होगा ना, आपने पढ़ा होगा कि एक आईआईटी एम्प्लॉय ने, एक आईआईटी के बंदे ने जो है जॉब छोड़ दिया, एक आईआईएम वाले ने जो है जॉब छोड़ के चायोज अपना जो है रेस्टोरेंट चेन खोल लिया। व्हाई सो, बिकॉज दे आर फेड अप विद ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स, कि पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी है, बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं है, लोग जानते हैं यार एमबीए किया हुआ, आईआईटी किया हुआ, आईआईटी खड़गपुर से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं भी जॉब कभी मिल जाएगी, लेकिन मुझे करना क्या है, तो एक्चुअली आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, राइट, या आई वांट टू become the politician, yeah, I want to do some kind of social work. So all these kind of things are there which you want to do अल्टीमेटली आपको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जिसको आपको करवाया जाता है। आपके पेरेंट्स कहते हैं आईपीएस बन जा या आईटी कंपनी में चला जा आईआईटी करके, ठीक है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आपको अल्टीमेटली उसी से मिलेगा जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये होता कब है, जब आपका पेट भरा हो, जब आपके पास पैसे हों, ठीक है, जब समाज में दिखाने के लिए कुछ हो, जब आप शो ऑफ कर पाए, तब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं। आप बोलें कि नहीं यार मैं ना समाज सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पास खाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए नहीं है, कैसे करोगे आप, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप वेयर पीपल रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, कि भाई मेरा पोटेंशियल है क्या और किस लिए है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। और आप वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे आप
जाने के लिए बने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाईएस्ट हायरार्की है। जैसे कोई आपका एम्प्लॉय है, वो बढ़ते 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 क्या बन जाता है, आपका सीईओ या एमडी बन जाता है बनते बनते, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट थिंग, कि आप उसके लिए बने थे, आप वहां पे पहुंच गए, टॉप लेवल पे पहुंच गए। सो दीज आर द स्टेप वन बाय वन। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड हायरार्की, नीड हायरार्की, कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड that means the things you want, hierarchy means step by step, sequentially. So आप मोटिवेट होंगे बट sequentially, ठीक है। जब आपकी नीड्स पूरी होती जाएंगी, पहले ये होनी चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी पे आप पहुंचेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मतलब हमारी आवश्यकताओं की भी एक हायरार्की है, उनके भी एक स्टेप्स हैं, ठीक है। देन वी विल मूव टू द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब लोगों को, अब मैं कह रहा हूं कि आपको मोटिवेट करना है, ठीक है, मोटिवेट करना है। अब लोग जो होते हैं मोटिवेट दो प्रकार से होते हैं, या तो आप उनको फाइनेंशियली करोगे, या तो आप उनको पैसा दोगे, और कई बार क्या होता है नॉन फाइनेंशियली भी हम उनको कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल तो हमारे देयर आर टू टाइप ऑफ इंसेंटिव विच वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वन इज फाइनेंशियल एंड वन इज नॉन फाइनेंशियल, राइट। देयर आर टू टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स वी कैन गिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में कौन कौन सी चीज आती हैं, पे एंड अलाउंसेस। सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल में क्या आएगा, पे और अलाउंसेस, जो सैलरी आप देते हैं और उसके साथ जो अलाउंसेस, जैसे आपको मेडिकल अलाउंस होता है, या आपका कहते हैं एलटी लीव ट्रेवल अलाउंस होता है, आपको घूमने के लिए पैसे दिए जाते हैं। सो ये सारी चीज जो होती हैं, आपको सीधा आपको पैसा मिलता है, आपको मनी मिलती है। सो दीज आर द मोस्ट पावरफुल इंसेंटिव्स। आपको पता ही है, पैसे से ही सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं मोटिवेट होते हैं। देन कम्स द बोनस, राइट। वंस यू हैव गिवन द पे एंड सैलरी, द सेकंड थिंग, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, सो एवरीवन वांट्स बोनस, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट। तो वो शेयर चाहते हैं कि हमारे को भी कुछ शेयर मिले। एवरी कंपनी डू दैट, एवरी कंपनी प्रोवाइड्स द बोनस टू एम्प्लॉय को देती हैं, ऐसा बात नहीं है। जो अच्छी कंपनी होती है वो हमेशा बोनस देती हैं या इंसेंटिव्स के नाम से देती हैं आपकी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, सम ऑर्गेनाइजेशन, ये ऊपरी लेवल पे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग जो आपके सीईओ या आपके एबीपी वीपी जो होते हैं ना, जो आपके स्ट्रेटेजिकल लेवल पे होते हैं, उनके साथ जो है प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जितना आपको प्रॉफिट ज्यादा करवाएंगे, उनके साथ आप शेयर करोगे तो वो और ज्यादा करवाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच boost up the morale of the employees, right? Then co-op partnership and employee stock option प्लान होते हैं। ये एम्प्लॉई अकाउंट में पढ़ोगे आप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। को पार्टनरशिप का मतलब क्या है, आप उनको पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। को पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, आप उनको कुछ जो है हिस्सा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 2%, 1%, जो भी है 3%, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। या सम टाइम व्हाट यू गिव इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप बोलते हैं इसे, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका शेयर की फेस वैल्यू आपका 10 रुपये, भी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपका इश्यू ऑफ शेयर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा, अकाउंट की सेकंड बुक में आप पढ़ोगे। फेस वैल्यू 100 रुपये, मान लो उसका जैसे रिलायंस का जो शेयर है उसका 10 रुपये है फेस वैल्यू, बट राइट नाउ दैट इज 1290 रुपीज। अब मान लो रिलायंस वाले कहते हैं कि हम अपने मैनेजर्स को जो है ईसॉप देंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करो 800 रुपये का ये शेयर ले लो, और बाकी की जो 490 रुपये हैं, ठीक है, 490 रुपीज, ये कंपनी जो है अपनी तरफ से पे करेगी, यू कैन परचेज द शेयर। तो एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ, 1290 का शेयर 800 रुपीज में मिल गया। इनडायरेक्टली कंपनी ने क्या पे किया आपको, 490 रुपीज। अगर गोइंग फॉरवर्ड द शेयर इंक्रीजेज द वैल्यू, मान लो 1500 या 2000 का जाता है तो आपको और ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन अभी आपको नेट कितना फायदा हो रहा है, 490 रुपीज। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आप इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और रिटायरमेंट प्लान, और आपके रिटायरमेंट प्लान होते हैं जो मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी में बताया। देखिए प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं आपके, ठीक है,
ये आपके एम्प्लॉय को हमेशा हमेशा जो है मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। और ये क्या होते हैं आपके रिलेटेड टू मनी। ये पांचों जो चीजें मैंने बताई हैं आपकी डायरेक्ट मॉनेटरी वैल्यूज होती है इनकी, आपको मनी के रूप में इसको पे किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल। कई बार क्या होता है जब आप जितने हायर लेवल पे पहुंच जाते हो उतना आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे एक तो मेरा भी फेवरेट है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी रादर दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय। द वन इज स्टेटस। ठीक है, कई बार क्या होता है आप रुके रहते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, आपकी सैलरी पहले 1 लाख थी, ठीक है, अगले साल मान लो 1,50,000 हो गई, आपकी सैलरी में बहुत जंप मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर 175 हो गई, फिर आपकी 2 लाख रुपीज हो गई, और आपके फ्रेंड्स वगैरह जो है अभी 1,25 पे जूझ रहे हैं। ठीक है, यू विल बी हैप्पी, बट मे बी दे हैव बिकम द मैनेजर एंड यू आर स्टिल असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यार यार सैलरी तो उनसे ज्यादा है लेकिन मेरा डेजिग्नेशन तो कम है। तो कई बार क्या होता है स्टेटस भी आपको जरूरी होता है। यू नीड द डेजिग्नेशन, यू नीड द अथॉरिटी टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द पीपल और टू गिव देम ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीजें आपको कई बार बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मनी बट दिस इज रिलेटेड टू योर डेजिग्नेशन, योर अथॉरिटी, योर पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, योर पावर टू शो ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें भी आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट विद ओपन कम्युनिकेशन। अब आपका एनवायरनमेंट क्या है, मैं ये वही आपको बता रहा था, पॉजिटिव जो आपका क्लाइमेट होता है ये मेरा फेवरेट है। अनटिल अनलेस यू फील हैप्पी, जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में खुश नहीं होगे, जब तक आपको जाने को मन नहीं करेगा, हैप्पीली यू आर कमिंग टू होम, अगर आप सिर पकड़ के वापस आते हैं वहां से काम करके, यू विल नॉट वर्क देयर फॉर लॉन्गर टर्म इवन दो दे आर पेइंग यू गुड सैलरी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ द पीपल, राइट। कैरियर्स एडवांसमेंट, और ये बहुत जरूरी है। आईटी में आपने देखा होगा जितनी भी आईटी कंपनी है वहां पे एट्रिशन, जो आपका भी वर्ड आया था टर्नओवर, वहां पे टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। आपने HCL और उसमें TCS में देखा होगा, आपका लगभग 20% एट्रिशन होता है, 100 में से 20 लोग छोड़ के चले जाते हैं। वाई सो, बिकॉज दे वांट टू ग्रो, उन्हें चाहिए प्रमोशन। So until unless you have the career advancement, you are not going to stick to organization in the private sector. Government की बात अलग है, ठीक है। तो career advancement is one of the thing you need to give a lot of consideration. Job enrichment and participation. Job enrichment का मतलब क्या होता है कि you keep on learn new thing. Keep on learn न्यू थिंग्स। अगर आप एक ही काम करते रहें तो आपका क्या होगा, मान लो जैसे आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हो, ठीक है, आप अकाउंट का काम ही कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यार, बोर हो जाएंगे। आप कहेंगे यार मुझे ऐसा करो, अब ना फाइनेंस में डाल दो। ठीक है, जब आप फाइनेंस का काम भी सीख जाएंगे आप कहेंगे मुझे ना टैक्सेशन का काम डाल दो। टैक्सेशन तो दैट कीप चेंज एवरी ईयर, तो यहाँ तो आपको हर साल नया सीखना ही पड़ता है। ठीक है, या आप बोलेंगे मुझे ना रिकंसिलेशन में डाल दो। ठीक है, सो यू keep on learn new things so that you can enrich your work। और अगर आप ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, तो आप नई चीज सीखते रहते हैं, और जब नई चीजें सीखते रहते हैं तो आपको सारे काम आते हैं, और जब आपको सारे काम आते हैं तो नॉट ओनली यू इंक्रीजेज योर प्रोफाइल, ठीक है, आपकी मार्केटेबिलिटी यानी कि आपकी दूसरी कंपनियों में जॉब लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली योर सैलरी विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर आपको बहुत काम आता है तो। जॉब सिक्योरिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग पीपल वांट, व्हाई द पीपल गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे जो होती है जॉब सिक्योरिटी, जितना वहां पे लगना आसान है उतना ही वहां से निकलना भी मुश्किल है। ठीक है, जितना वहां पे लगना मुश्किल है उतना ही वहां से निकलना भी मुश्किल है। ठीक है, वहां पे लगना भी मुश्किल है, वहां से निकलना भी मुश्किल है। प्राइवेट में बड़े आराम से निकल सकते हैं कभी भी। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी इज वन ऑफ द थिंग्स पीपल वांट, दैट यस दे नीड टू हैव द एश्योरेंस दैट ऑन in 1 or 2 mistake, or if I'm not able to perform in 1 or 2 week or 1 or 2 month, I should not
लूज माई जॉब, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ हम देख रहे हैं एज ए फैमिली, जैसे कई बार आपका अच्छा समय नहीं होता है तो वी विल सी टू इट एंड वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट विद ऑल द टूल्स अवेलेबल विद अस, जो भी हमारे पास उसको सुधारने के लिए उपाय होंगे, वी विल डू ऑल द थिंग्स। दिस काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और अगर आपको मिलती है तो यू विल ऑलवेज फील मोटिवेटेड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटस, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कैरियर एडवांसमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। और आपका एक अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी होता है, इसमें एक और जोड़ लीजिए, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जब आपको लोगों के बीच में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे आप हैं, मान लो आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए, यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन देता ही है। बट एट द सेम टाइम इफ द स्कूल इन देयर एनुअल फंक्शन, वहाँ पे आपको एक ट्रॉफी देते हैं, ठीक है, आपको एक ट्रॉफी देते हैं कि भाई ये जो है टॉपर की ट्रॉफी है, टॉपर, आपका नाम वहाँ पे लिखा जाता है, पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे आते हैं, एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर दैट, सो दैट इज द फीलिंग विच गिव्स यू ए लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन वट एवर द हार्ड वर्क यू हैव डन इन द लास्ट ईयर। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। इसी प्रकार से मान लो कोई ऑनर बोर्ड है, वहाँ पे आपका नाम लिख दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट ओके दिस फेलो हैज़ डन समथिंग स्प्लेंडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे के अलावा भी मोटिवेट करती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के चैप्टर में। हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद एम्प्लॉय सो दैट द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अटेन। कॉमन गोल होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, उसको हम अचीव कर सकें। इसके एलिमेंट्स 4 होते हैं। सुपरविजन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ओनली। मोटिवेशन वी हैव डन अवे विद राइट नाउ, ठीक है। मोटिवेशन की फीचर, इंपॉर्टेंस, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, ये सारी हमको मोटिवेशन में करना है। लीडरशिप नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, लीडरशिप स्टाइल जो है, और कम्युनिकेशन में तो बहुत सारा है आपका, ठीक है, वी विल स्टडी। सो राइट नाउ वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द डेफिनेशंस, राइट, एक्सेप्ट द मोटिवेशन। देन मैस्लोज थ्योरी, मैस्लो की हमने थ्योरी पढ़ी जो कि आपके 5 स्टेप में होती है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये 1 बाय 1 होती है, पहले आप किसी दूसरे या तीसरे नंबर को आप नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव इंसेंटिव्स, 2 प्रकार की इंसेंटिव्स होती हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल में वो इंसेंटिव्स आती हैं जहां मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होती है, दैट गिव्स द डायरेक्ट मोटिवेशन, दैट इंक्लूड्स सैलरी, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जो मनी के अलावा होते हैं, लेकिन ये भी जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेटस कि आप क्या डेजिग्नेशन दे रहे हैं, कितनी पावर दे रहे हैं, प्रमोशन की क्या उनका ग्रोथ प्लान है, जॉब इनरिचमेंट की आप उनको क्या क्या काम सिखा रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग वगैरह आप उनको दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन, उनको आप डिसीजन मेकिंग में आप उनको कितना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, कितना उनको आप उनको पावर दे रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। एंड जॉब सिक्योरिटी, और उनकी जॉब कितनी सिक्योर है, अगर उनकी जॉब बहुत सिक्योर है दे विल फील मोटिवेटेड। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you feel any word is not clear to you, any phrase is not clear to you, any sentence is not clear to you, any concept is not clear to you, so what you can do is you can put your doubt, write your doubt in the comment box, comment में आप कीजिए, I will definitely revert to you, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, ठीक है, give me motivation, and if you have any kind of doubt you will definitely give in the comment box. So thank you very much and have a very nice day.